हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉजेज़ ऑफ क्राइम। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सोशल कॉजेज़ ऑफ क्राइम के बारे में बात करी थी एंड आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक, फिजिकल एंड डेवलपमेंटल, हेरिडिटी, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज ऑफ क्राइम की। फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज ऑफ क्राइम है पॉवर्टी। इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलती है। गरीबी क्राइम का एक मेजर कॉज है। अगर इंसान हद से ज़्यादा गरीब है तो हो सकता है उसके पास खाने के भी पैसे ना हों, और भूखा इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे कोई क्राइम ही क्यों ना करना पड़े। कई बार तो ऐसे इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि एक क्रिमिनल जेल से छूटने के तुरंत बाद फिर से कोई क्राइम कर देता है ताकि उसे वापस जेल हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट जेल में उसका 4 टाइम का खाना तो फिक्स होता है। बाहर आकर भूखे मरने से बेहतर है जेल में रहकर जेल का खाना खाना। डॉक्टर हाइकरवाल ने इस मामले में इन्वेस्टिगेट भी किया था। 1917 से 1927 तक का जो पीरियड था उसमें चोरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं, क्योंकि वीट यानी गेहूं के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और जैसे ही गेहूं के प्राइसेस डिक्रीज़ हुए वैसे ही चोरियां भी कम हो गईं। और इस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि खाने के प्राइसेस और नंबर ऑफ क्राइम्स में काफ़ी क्लोज रिलेशन है। कभी कभी तो पर्सन इतना पुअर होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी क्राइम कमिट कर देता है। सेकेंड इकोनॉमिक कॉज ऑफ क्राइम है अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी की तरह ही बेरोज़गारी भी क्राइम का एक मेजर कॉज है। कई सारे यंग लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो गरीबी और बेरोज़गारी से तंग आ चुके होते हैं। और जो लोग सोसाइटी में डिस्टर्बेंस या वायलेंस फैलाते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग बेरोज़गार ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द गैंगस्टर्स कोई ढंग का काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका मेन काम ही क्राइम करना होता है। थर्ड इकोनॉमिक कॉज ऑफ क्राइम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ क्राइम है इंडिया में, और इसने कई सारे लेबरर्स की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितने भी लेबरर्स होते हैं वो दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनना भी पड़ता है और अपने काम की वजह से अपनी फैमिली से दूर शहरों में रहना पड़ता है, और लंबे समय तक इसी रूटीन की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और प्रॉस्टिट्यूशन, अल्कोहल ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये हैबिट्स उन्हें और भी कई सारे क्राइम करने के लिए इनकरेज करती हैं। इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन के सेंटर्स मोस्टली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स में होते हैं, और इन्हीं प्लेसेस पर और भी कई सारे क्राइम्स किए जाते हैं, जैसे कि मर्डर, असॉल्ट, डिस्टर्बेंस, रॉबरी एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो पॉपुलेशन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाउसिंग की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। कुछ शहरों में तो हज़ारों फैमिलियाँ ऐसे घरों में ही रहती हैं जहाँ सिर्फ एक ही रूम होता है। इन्हीं सब कंडीशंस की वजह से क्राइम इंक्रीज़ होते हैं। फोर्थ इकोनॉमिक कॉज ऑफ क्राइम है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक नतीजा है, इसीलिए जो भी क्राइम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होते हैं वो सेम अर्बनाइजेशन की वजह से भी होते हैं। शहरों में जो सोसाइटी होती है वो किसी पर्टिकुलर इंसान पर नज़र या कंट्रोल बनाए नहीं रख सकती, तो कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करके इजीली अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। और तो और शहरों की भीड़ में पॉकेट मारने और धोखाधड़ी करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शहरों में हेल्दी रिक्रिएशन की एब्सेंस की वजह से क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैम्बलिंग, डेंस, इंडिसेंट थिएटर्स और वाइन शॉप्स अब मनोरंजन का एक जाली कारण बन गए हैं, और ये सभी चीज़ें क्राइम को बढ़ावा देती हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड डेवलपमेंटल कॉजेज़ ऑफ क्राइम के बारे में। फिजिकल डिफेक्ट्स भी एक इंसान को क्रिमिनल बना सकते हैं। अपनी डिफॉर्मिटीज़ की वजह से ऐसे लोग कई सारी एक्टिविटीज़ में अपने साथ के लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, और इसी डिफरेंस को जो उनके और एक नॉर्मल पर्सन के बीच में है उसे हटाने के लिए ऐसे पर्सन्स क्राइम का सहारा लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि क्रिमिनल्स मोस्टली अगली होते हैं। चार्ल्स गोरिंग ने जब परकुस प्रिजन के प्रिजनर्स को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स
फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फीरियर थे, यानी कि उनमें कोई ना कोई फिजिकल इन्फीरियॉरिटी थी। फिजिकल के साथ साथ मेंटल डिफेक्ट्स भी क्राइम के मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, और मेंटल डिफेक्ट्स में स्पेशली वो लोग जो साउंड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं वो ज़्यादातर क्राइम कमिट करते हैं। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हेरिडिटी भी एक मेन कॉज ऑफ क्राइम है, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट के इस व्यू को साइंटिफिक नहीं माना गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पर्सन्स के एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्राइम से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर किसी पर्सन की फैमिली में कोई क्रिमिनल है तो हो सकता है कि उस पर्सन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, यानी उसके अंदर भी क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएं। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी भी एक तरह से क्राइम को इन्फ्लुएंस करती है। अर्ली सेक्शुअल मैच्योरिटी, मेंटल डिफेक्ट्स, नर्वस स्टेबिलिटी एंड और भी कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स या एंसेस्टर से इनहेरिट करता है, और ये सब चीज़ें उसे क्रिमिनल बनाने में हेल्प करती हैं। शिकागो में एक स्टडी के दौरान हीली ने 1000 में से 668 बाल अपराधियों यानी कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स की फैमिली को स्टडी किया था, और उस स्टडी में उन्होंने पाया कि 245 फैमिलीज़ में कोई ना कोई किसी तरह के मेंटल डिफेक्ट से अफेक्टेड था, और 125 फैमिलीज़ में कोई ना कोई एंसेस्टर क्रिमिनल था, यानी कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ना कोई क्रिमिनल था। 823 फैमिलीज़ में से 61% फैमिलीज़ किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम से अफेक्टेड थीं। फिज़िकल डिफेक्ट्स के अलावा फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो भी कभी कभी क्राइम के कॉज होते हैं। एज अ जनरल रूल ये कहा जा सकता है कि 17 से 24 की एज के बीच कई सारे क्राइम्स कमिट होते हैं, और ओल्ड एज में रेप एंड अदर सेक्सुअल क्राइम्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, एंड मर्डर जैसे क्राइम यूजुअली यंग लोगों द्वारा किए जाते हैं। एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, वैग्रेंसी, अल्कोहलिक एक्सेसेस और मर्डर जैसे कई सारे क्राइम्स मिडिल एज के पर्सन द्वारा कमिट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल कॉजेज़ ऑफ क्राइम के बारे में। तो कई सारे जियोग्राफिकल कॉजेज़ भी क्राइम को स्टिमुलेट करते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्राइम को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। लोम्ब्रेसो ने एविडेंसेस कलेक्ट किए जिनसे पता चलता है कि रेप ज़्यादातर प्लेन्स में कमिट होते हैं इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स एंड प्लाट्यूज। इटली में जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा है किसी और बीमारी के कंपैरिजन में, वहाँ पर इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम ज़्यादा कमिट होते हैं। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हॉट कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्राइम्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, और वहीं पर कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्राइम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। लकैस ने सीजन्स के बेसिस पर क्राइम का एक कैलेंडर बनाया था, और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन्फेंटिसाइड के ज़्यादातर केसेस जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में होते हैं, और होमिसाइड एंड फैटल असॉल्ट्स के केसेस जुलाई में, पैट्रिसाइड के जनवरी और अक्टूबर में, माइनर पर रेप के केसेस मई, जुलाई, अगस्त एंड सबसे ज़्यादा दिसंबर में, एंड यंग वुमेन पर रेप के केसेस मोस्टली जून एंड जनवरी में होते हैं। सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट इस व्यू को नहीं मानते हैं कि सीजन्स और क्लाइमेट्स का क्रिमिनल एक्टिविटी पर कोई इन्फ्लुएंस होता है, बट फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि क्लाइमेट और सीजन्स की वेरिएशंस का क्राइम पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ क्राइम के बारे में। कई सारे पॉलिटिकल कॉजेज़ भी क्राइम को बढ़ावा देते हैं। आजकल कई सारे क्रिमिनल्स प्रिपेयर्ड लीगल एडवाइस की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि सच को झूठ और झूठ को सच करना आजकल बहुत ईजी हो गया है, और इसी वजह से उन्हें इनकरेजमेंट मिलता है और क्रिमिनल एक्टिविटी में वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं दूसरी साइड इन क्रिमिनल्स की वजह से जो इनोसेंट लोग फंस जाते हैं और इनकी प्लेस पर कॉन्विक्ट यानी अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं, वो इन सब चीज़ों की वजह से सच में क्रिमिनल बन जाते हैं। जेल में कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है उसकी वजह से जो सॉफ्ट क्रिमिनल्स होते हैं वो भी हार्डेंड और हैबिचुअल क्रिमिनल्स बन जाते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस और क्रिमिनल बिहेवियर पर काफ़ी कम रिसर्च की गई है। पॉलिटिशियंस क्राइम स्टैटिक्स में छेड़छाड़ करके क्राइम रेट को कम शो करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से क्राइम कम हुआ है, जिसकी वजह से एक्चुअल क्राइम रेट नहीं पता चल पाता है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस क्राइम पर इसलिए भी पड़ता है क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। पुलिस को ब्रूटल, करप्ट और इनएफिशिएंट माना जाता है। जिन ऑफिशियल्स को लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या तो अवॉइड करते हैं या फिर लॉज को अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं करते हैं,
और तो और जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो लॉज को मॉडिफाई करके क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है। ये कई सारे लार्ज स्केल वाइट कॉलर क्राइम्स को सपोर्ट और प्रमोट भी करती है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्राइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सोशल कॉजेज़ ऑफ क्राइम को डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक, फिजिकल एंड डेवलपमेंटल, हेरिडिटी, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ क्राइम को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.